और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। अपना नामांकन भरने से पहले भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने मुलायम सिंह की समाधि पर माथा टेका और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद रघुराज शाक्य सभी समर्थकों के साथ मैनपुरी कलेक्टर परिसर नामांकन करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। रघुराज शाक्य के प्रस्तावकों में राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, बलवीर धनगर और ममता राजपूत हैं। नामांकन के बाद रघुराज शाक्य ने मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर दिया। और पूरी मैनपुरी की जनता अब की बार जब 8 तारीख को मतदान खुलेगा, वो वोटिंग खुलेगी तो कमल खिलने का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने का होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफ तो भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ विरासत की जंग है, क्योंकि भाजपा के रघुराज शाक्य का मुकाबला सपा की प्रत्याशी डिंपल यादव से है। हालांकि डिंपल यादव पहले ही अपना नामांकन भर चुकी हैं। तो इस चुनाव में लगातार गहमागहमी है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के नामांकन के दिन भाजपा के बड़े नेता मैनपुरी में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री जयवीर सिंह, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बीएल शर्मा और सुब्रत पाठक ने ताकत झोंकी। रघुराज शाक्य के समर्थन में भाजपा ने मैनपुरी में जनसभा की, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हुंकार भरी और मैनपुरी में कमल खिलने का दावा किया। भारी अंतर से कमल खिलेगा। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वह यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी एसी वाला तंज कसा। तो वही कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने मैनपुरी में वंशवाद की राजनीति खत्म होने का दावा किया। कन्नौज पहले ही समाप्त हो चुका था, अब मैनपुरी की बारी है और यहाँ मैनपुरी की जनता, जो कि मुझे पूरा भरोसा है, इस बार ये वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेगी। तो पुराने अनुभवों को दोहराने की बात कही जा रही है। एक तरफ तो भाजपा हुंकार भर रही है, तो क्या विरासत की जंग में अब चाचा शिवपाल परिवार के साथ हैं, ये सवाल है। मैनपुरी की जंग में अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव का साथ मिला है। लंबी चर्चा के बाद शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव को मौन समर्थन दिया है। विधायक जी ने कहा है कि डिंपल का मेरे पास फोन आया था कि आशीर्वाद दो, तो उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी ने कि आप मेरे परिवार की बहू हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया कि आप डिंपल को जिताएं। सैफई में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग के बाद जब प्रसपा नेता और कार्यकर्ता बाहर निकले तो उन्होंने एबीपी गंगा पर डिंपल यादव को शिवपाल यादव के समर्थन के संकेत दिए। इस मीटिंग से पहले तेज प्रताप यादव ने शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव से मुलाकात की थी। साथ है, पूरी पार्टी साथ है और सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करेंगे और उनको जिताने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और एक साथ। बताया जा रहा है कि चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद लंबे वक्त से चल रही थी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें शिवपाल यादव और अभयराम यादव एक साथ बैठे दिख रहे हैं। तो परिवार के सदमे की बात सामने आ रही है। अपने मैनपुरी के दुर्ग को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनावी वार रूम तैयार किया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मुलायम परिवार ने ताकत झोंक दी है। एक तरफ तो भाजपा ने कमल खिलाने का दावा किया है, तो वहीं सपा ने भी अपने किले को बचाने के लिए चुनावी वार रूम तैयार कर लिया है, जो राम गोपाल यादव की देखरेख में चलेगा। चुनाव प्रचार के लिए परिवार के लोगों को अलग अलग विधानसभा में ड्यूटी लगाई गई है। चुनावी वार रूम राम गोपाल यादव के घर पर बनाया गया है। किसनी और करहल विधानसभा में प्रचार की कमान धर्मेंद्र यादव को सौंपी गई है। मैनपुरी विधानसभा का जिम्मा तेज प्रताप यादव को दिया गया है। भोगांव सीट की जिम्मेदारी अखिलेश के चचेरे भाई अंशुल यादव को दी गई है। जसवंत नगर विधानसभा का प्रभार शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को दिया गया है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव की अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी सभाएं कराई जाएंगी। डिंपल यादव रोड शो भी करेंगे, जिसमें घर की महिलाएं भी शामिल होंगी। और मैनपुरी जो है नेताजी का था और नेताजी का है और आगे भी नेताजी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के लोगों का जो जुड़ाव है नेताजी से, वो राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, वो भावनात्मक है, व्यक्तिगत है। लोगों के 50 साल के रिश्ते हैं, 3-3 पीढ़ियाँ जो हैं
चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 24 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट बैठक में नई पैटर्न नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत यूपी इलेक्ट्रॉनिक नीति में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही संभल में नया स्टेडियम बनाए जाने और 2 निजी विश्वविद्यालयों को एनओसी, साथ ही एसजीपीजीआई मेडिकल वार्ड में 12 नए बेड की मंजूरी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि महलों पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं गांव में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। इस दौरान गांव के लोग अपने घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित कर सकेंगे। निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश आकर्षित करना। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जो 8 दिसंबर तक चलने वाला है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा सम्मेलन आयोजित करने पर निशाना साधा है और इस सम्मेलन को भाजपा और आरएसएस का एक शगुफा बताया गया है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा और आरएसएस का अब नया शगुफा है, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा उनके प्रति इनकी सोच, नियत, नीति और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किया और भाजपा की सोच को नेगेटिव बताया। भाजपा के पसमानदा प्लान पर सीधा हमला होने के बाद पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पलटवार किया है। आप 5-5 करोड़ लेकर के टिकट दिया करती थी तो आपकी पार्टी में पसमानदाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए कोई जगह है नहीं। आपका नाम मायावती की जगह मायावती होना चाहिए। यूपी में मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से पार्टी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार सम्मेलन कर रही है, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और मुस्लिमों की एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन आदि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे और तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर में विधि विधान के साथ देवी के दर्शन किए, साथ ही आरती और विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात पर जोर दिया। सीएम योगी आदि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महेंद्रनाथ जी की 22वीं पुण्यतिथि में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंदिर के महत्व पर भी चर्चा की। समाज की बात सोचने वाला व्यक्ति ही, लोक कल्याण की बात करने वाला व्यक्ति ही देश समाज के लिए हमेशा प्रेरणादायी बनता है। इसके पहले सीएम गौशाला गए, वहां मुख्यमंत्री ने गायों की सेवा की और उन्हें गुड़ खिलाया, चारा खिलाया और उन्हें दुलार भी किया। साथ ही सीएम ने गौवंश के देखभाल के लिए निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खतौली में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन दर्ज किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की लोनी सीट से हारने वाले मदन भैया को जयंत चौधरी ने खतौली से मैदान में उतारा है। लेकिन मदन भैया की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद खतौली से टिकट दावेदार अभिषेक चौधरी ने मदन भैया को बाहरी बताया था। हालांकि मदन भैया ने कहा है कि पार्टी का हर नेता मुझे मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएगा। हमारे छोटे भाई अभिषेक ने पार्टी नहीं छोड़ी, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, मजबूती से साथ रहेंगे और वो हमारी बिरादरी के भी हैं। मदन भैया ने बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कई नेताओं की मिसाल देते हुए कहा कि आज कई लोग अपने गृह जिले ही नहीं बल्कि गृह प्रदेश की सीमाओं से बाहर राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग चला देते हैं बाहरी, बाहरी शब्द का एक चलन हो गया, नहीं बाहरी कहाँ है। मदन भैया ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि खतौली राष्ट्रीय लोकदल की ही परंपरागत सीट रही है और मुद्दों की राजनीति करने वाला ही खतौली में जीत दर्ज करेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसमें 16,517 मदरसों को वैध और मान्यता प्राप्त माना गया है। अनगिनत सवालों और उफान मारती सियासत की आसमानी उड़ान के बीच मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया।
जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 557 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में हैं। बहराइच में 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। गोंडा में 305 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, तो हाथरस में मात्र एक मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिला है। योगी सरकार के द्वारा सार्थक मन से किए गए सर्वे में आगे हम मदरसा शिक्षा के व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमारे जो नौजवान छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की। प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में लगभग 7 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर को सर्वे शुरू करवाया था, जिसमें सभी 75 जिलों के मदरसों का सर्वे किया जाना था। करीब 2 महीने बाद सभी 75 जिलों में हुए सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। कानपुर में बीजेपी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का टारगेट मुस्लिम बहुल वार्ड में कमल खिलाने का। नगर निकाय चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की नजर अब मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। सपा के 2 विधायकों की परेशानी को बीजेपी अपने लिए अवसर में तब्दील कर रही है। बीजेपी ने अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी की विधानसभा पर पूरी तरह फोकस कर दिया है। जिन मुस्लिम बहुल वार्डों में बीजेपी को सही प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहां पर एक वार्ड में 4 से 5 कैंडिडेट अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जितने वार्ड है कानपुर में 110 वार्ड सभी में लड़ाएंगे, तो इसमें वो वार्ड भी शामिल है जो मुस्लिम वार्ड है। उनके लिए भी कैंडिडेट का सिलेक्शन की प्रक्रिया इनकी चालू थी। इनका अल्पसंख्यक मोर्चा लगा हुआ है, तो ये इनके लिए बड़ी बात है। कानपुर में निकाय चुनाव में पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वार्ड में अपना प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि विरोधी अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय कभी भी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि सत्ता के दबाव में कुछ लोग इनको लड़ने के लिए मिल भी जाए, लेकिन आम जो अल्पसंख्यक समाज है, केवल मुसलमान नहीं, ईसाई हो, सिख हो, बंगाली हो, जो अलग जगहों से रहते हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करते। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है। आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि याचिका के औचित्यहीन हो जाने की वजह से कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दरअसल 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुनाया था और आजम खान को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। इसी सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। लिहाजा रामपुर सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है, जहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और एएसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पुलिस का रियलिटी चेक करते दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर रात का अंधेरा है और ब्लैक कलर के ट्रैक सूट में दिखाई दे रही महिला औरैया के एसपी चारू निगम है, जिन्होंने देर रात अपनी ही पुलिसिंग का रियलिटी चेक किया। नहीं मैडम, रात को कितनी गाड़ी चलानी चाहिए? हम 60-70 से ज़्यादा मैडम। चेकिंग के दौरान एसपी की गाड़ी को लखनऊ नंबर की एक कार ने ओवरटेक किया, जिसका पीछा कर एसपी ने गाड़ी को रोका। लखनऊ नंबर की यही वो गाड़ी है जिसका पीछा कर एसपी ने पकड़ा और कागजातों की पूरी तहकीकात। तुम बहुत तेज गाड़ी लेकर जा रहे थे? नहीं मैडम, हम तो 50-60 गाड़ी लेकर और तेज ले जाने लगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं। रात को कितनी गाड़ी चलानी चाहिए? हम 60-70 से ज़्यादा मैडम चली नहीं रहे। मुझे ओवरटेक करके जा रहे हो, बता रहे हो। जांच पड़ताल में सब कुछ ठीक निकला, जिसके बाद एसपी ने कार चालक को जाने की इजाजत दे दी। इस दौरान एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को हर वक्त मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। एसपी चारू निगम की रात वाली रियलिटी चेक से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तुम बहुत तेज गाड़ी लेकर जा रहे थे? नोएडा एक्सटेंशन के लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चों को काट लिया, जिसे 4 इंजेक्शन लगाने पड़ गए। लिफ्ट में एक बच्चे पर पालतू कुत्ते ने अचानक अटैक कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महिला अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट में चढ़ती है। उनके साथ पालतू कुत्ते को लेकर भी एक व्यक्ति सवार होता है। लिफ्ट में घुसते ही कुत्ता बच्चे को हाथ पर झपटता है। किसी तरह बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक कुत्ते ने बच्चे के हाथ में गहरे दांत गड़ा दिए। घटना के बाद बच्चा काफी डरा सहमा है।
घटना के बाद से सोसाइटी में लोगों में आक्रोश है। पीड़ित बच्चे के परिवार ने मामले में शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली बिस्रख में की है। पिछले दिनों भी शहर में कुत्ते काटने से 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई थी। डॉग पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पालतू कुत्ता काटता है तो इलाज का खर्चा और उसके मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। चलते ऑटो से एक लड़की नीचे गिर जाती है। तेज रफ्तार दौड़ती सड़क पर ऑटो जा रहा है जिसके पीछे कई गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन अचानक एक लड़की नीचे गिर गई। पीछे की गाड़ी रुक जाती है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये लड़की ट्यूशन से लौटकर अपने घर जा रही थी। लेकिन ऑटो चालक लड़की से अश्लील बातें और छेड़छाड़ करने लगा। तो उसी दौरान औरंगाबाद के सिल्ली खाना परिसर में चलते हुए ऑटो से लड़की ने छलांग लगा दी। लड़की के सिर पर चोट आई है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हुए हैं। जैसे ही पुलिस को ऑटो नंबर का पता चला, पुलिस ने ऑटो चालक सैयद अकबर हामिद को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात के बाद पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि वो जब भी किसी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं तो फोटो खींच लें ताकि कोई वारदात ना हो। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के बारे में आपको बताते हैं, जहां राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 2.5 करोड़ से ज्यादा हवाला रुपए जब्त किए हैं। ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना इलाके की हैं। टेबल पर रखे पैसे पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी की थी। कोटा उदयपुर हाईवे सेमलपुरा चौराहे पर पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोका तो चेकिंग के दौरान गाड़ी से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने उदयपुर के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ये पैसे हवाला के बताए जा रहे हैं। सत्ताई से पूछा गया तो पीछे वाली सीट पर ये 5 कट्टे पड़े हुए थे, सीट के नीचे थे, जिनको खोलकर चेक किया तो उसमें पैसे थे। ये पैसा कहां से आया, किसको जा रहा था, इस संबंध में भी इंक्वायरी की जानी है। ये सारी रकम गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखी हुई थी। प्लास्टिक की 5 थैलियों में जब पुलिस ने इतना सारा कैश बरामद किया तो पुलिस को पैसे गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। ये सारी रकम उदयपुर होते हुए गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। आशंका है कि इन पैसों का इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन में होने वाला था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पीएम मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मिले थे, ठीक उसी समय अमेरिकी सेना भारत में होने जा रहे युद्धाभ्यास के लिए उत्तराखंड के औली पहुंच गई, जहां यूएस आर्मी हमारे देश की सेना के साथ अगले 2 हफ्तों तक माउंटेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के साथ रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है। अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड भी हिस्सा ले रही है। भारत ने मित्र देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए उत्तराखंड के औली में हाई एल्टीट्यूड फॉरेन नोड यानी कि FTN बनाया है, जहां पहली बार भारतीय सेना और अमेरिकी सेना मिलकर 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।